हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी IQ आरंभ। हम क्लास 7th की हिस्ट्री की NCERT ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। आज देखते हैं कि कैसे पॉलिटिकल चेंजेस आए 18th सेंचुरी के अंदर इन द मुगल स्टेट। अभी तक हमने देखा था कि मुगल एम्पायर कितना पावरफुल था, कैसे अपने जेनिथ पे पहुंचा अंडर वेरियस रूलर्स। अब देखेंगे हम कि कैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ और कैसे फॉर्मेशन ऑफ या इमर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स आया 18th सेंचुरी के अंदर। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि 18th सेंचुरी में पॉलिटिकल मैप जो था इंडिया का वो रीड्रॉ हुआ। नए नए इंडिपेंडेंट किंगडम्स आए अंडर वेरियस रूलर्स। जैसे जैसे मुगल एम्पायर वीक होता गया, इसका डिक्लाइन स्टार्ट होता गया, तो उसी तरीके से पैरेलल में इंडिपेंडेंट स्टेट्स इमर्ज होते गए जिन्होंने कार्व आउट किया अपना ओन ऑटोनॉमस किंगडम आउट ऑफ मुगल एम्पायर। सो बाउंड्रीज जो थी मुगल एम्पायर की वो चेंज हुई, वो शिफ्ट हुई इन द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी। लेट्स लुक एट द मैप कि कौन से इंडिपेंडेंट किंगडम्स आए उस टाइम पर। तो सिक्स ने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम कार्व आउट किया। देन जाट्स आए, ये हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर आए अराउंड दिल्ली एंड आगरा, इसके अराउंड आए। देन अवध के अंदर नए रूलर आए जिसने अपना किंगडम बनाया आउट ऑफ मुगल स्टेट ओनली। देन मालवा के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर अगर हम देखें तो मराठा इमर्ज्ड एज अ वेरी पावरफुल पावर ड्यूरिंग मुगल्स ओनली। जैसे ही मुगल्स का डिक्लाइन हुआ तो मराठाज ने अपनी सॉवरेनिटी असर्ट करनी स्टार्ट कर दी। देन हैदराबाद ऑल्सो बिकेम इंडिपेंडेंट अंडर रूलर। देन अवध ऑल्सो बिकेम इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके से पॉलिटिकल मैप जो था 18th सेंचुरी के अंदर वो रीड्रॉ हुआ इंडिया का। वी कैन सी द स्टेटस ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल मैप। तो ये स्टार्ट हुआ था बेसिकली आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब जो कि हुई थी 1707 में, और ये चला टिल द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत विच हैड हैपेंड इन 1761। तो इस दौरान हम बोल सकते हैं कि मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और चेंजेस आए जिन्होंने इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री को रीफ्रेम किया अंडर मुगल्स एंड आफ्टर मुगल्स। सो एज वी कैन सी, let's look at the crisis that had happened in the empire during the Mughal empire and the after the later Mughals। later Mughals से मेरा मतलब है after the औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ के बाद in 1707 मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट किंगडम्स वर carved out by various authorities। now let's look at the various factors which led to the decline of Mughal empire। बहुत सारे फैक्टर्स ने रोल प्ले किया मुगल एम्पायर को के डिक्लाइन होने में। सबसे पहले तो औरंगजेब के टाइम पे काफ़ी सारे मुगल्स के रिसोर्सेज डिप्लीट हो गए थे। रीज़न बीइंग मनसबदारी एंड जागीरदारी क्राइसिस आ गया था। जागीरदार जो थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे, लेकिन जागीर जो थी वो श्रिंक हो गई थी विच अल्टीमेटली लेड टू द रिबेलियन बाय द Jagirdars and the Jats also because he asserted religious, he basically imposed religious sentiments. He was not secular in his approach, therefore he was not tolerant towards other religions। तो दूसरे religions के लोगों ने भी revolt किया था during the time of Aurangzeb। However, Jagirdari crisis became one of the major reason of fall of Mughal empire during Aurangzeb। सेकेंड चीज़ ये थी कि मुगल रूलर जो कि औरंगजेब तक जिनको पावरफुल माना जाता है, औरंगजेब के बाद जो सक्सेसर्स आए दे वर नॉट एज पावरफुल एज औरंगजेब वाज। तो उनके टाइम पे एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन जो था मुगल एम्पायर का वो कहीं ना कहीं इरोड होने लग गया था जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन वीक हो गया था विच लेड टू द फॉल ऑफ मुगल्स। तीसरा रीजन था द पावरफुल मनसबदार। जैसे ही कोई वीक रूलर आता था मुगल्स के अंदर वैसे ही मनसबदार जो थे वो इवेंचुअली पावरफुल होते जाते थे एंड दे स्टार्टेड असर्टिंग देयर अथॉरिटी। तो वो जो दिल्ली की सीट थी, मुगल्स की जो सीट थी, उनकी पावर और अथॉरिटी को वीक कर देते थे और अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में स्थापित कर देते थे। देन फोर्थ मेजर रीजन वॉज द नॉबल्स। नॉबल्स काफ़ी मेजर रीजन है जिनको गवर्नर बना दिया जाता था अलग अलग जगह का ड्यूरिंग मुगल एस्टेट, और मुगल पावर की वीकनिंग का ये लोग भी फायदा उठाते थे बाय असर्टिंग देयर अथॉरिटी, क्योंकि इनके पास रेवेन्यू, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते थे। तो दे ट्राई टू असर्ट देयर ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस व्हेनेवर द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड। तो इनके पास दीवानी और फौजदार रेवेन्यू एंड मिलिट्री राइट्स ऑलरेडी होते थे। सो दे टुक एडवांटेज ऑफ देयर अथॉरिटी एंड दे असर्टेड देयर ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस इन द एब्सेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग मुगल एम्पायर। देन नेक्स्ट रीजन वॉज द पीजेंट एंड जमींदारी रिबेलियंस इन
वेरियस पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसका क्या रीज़न था? इसका ये रीज़न था कि जब रेवेन्यू फार्मर्स को, जब नॉबल्स को वो अथॉरिटी दी जाती थी, पावर दी जाती थी टू कलेक्ट द टैक्सेस, सो वो स्ट्रिक्ट होते थे अपने रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर, जबकि दे डिडंट केयर अबाउट के वहाँ पे पीजेंट्स वेदर दे आर एबल टू पे और नॉट। तो इवेंचुअली जो था, पीजेंट्स परेशान होकर दे यूज टू रिबेल एंड रोज अगेंस्ट द अथॉरिटी, और कई बार तो चीफटेंस जो खुद होते थे वो खुद रिबेलियंस करवाते थे अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी, और फिर वो सप्रेस कर देते थे उनको, एंड देन दे इमर्ज्ड विक्टोरियस। तो इस तरीके से नॉबल्स भी अपनी अथॉरिटी को असर्ट करते थे टाइम एंड अगेन। And Aurangzeb was unable to arrest the gradual shifting of political and economic power or authority in the hands of the governor. So कई बार it was not feasible, it was not practically possible for a governor or a emperor sitting at Delhi to control each part of the subcontinent. Practically impossible होता है, anybody can cheat him. हर कोई भी चीट कर सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है मुगल एम्परर का एक टाइम पे हर जगह फिजिकली प्रेजेंट होना और माइक्रो मैनेज करना, क्योंकि अथॉरिटी स्टिल इट वाज डिसेंट्रलाइज्ड। तो जब भी उनको मौका मिलता दे असर्टेड देयर अथॉरिटी। आई एम रेफरिंग टू नॉबल्स। देन नेक्स्ट एंड द इमीडिएट रीजन वाज द टाइम एंड अगेन प्लंडर बाय द फॉरेनर्स। सबसे पहले नादिर शाह जो ईरान के रूलर थे, ही प्लंडर्ड दिल्ली in 1739 and took the peacock throne, we all know. And then अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली जो थे, 5 बार उन्होंने नॉर्थ इंडिया को इन्वेड किया था और प्लंडर किया था, and he took away the enormous wealth also. So these were the major reasons behind the decline of Mughals, which paved the way for the independent rulers to rose to power. Now अब मुगल्स के अंदर भी एक फैक्शनलिज्म था। फैक्शनलिज्म मतलब एक डिवीजन था। देयर वर 2 टाइप्स ऑफ मुगल्स, एक थे ईरानी मुगल्स, एक थे तुरानी मुगल्स। तुरानीज वो थे जो टर्किश इन बैकग्राउंड थे, तो उनमें भी आपस में लड़ाई चलती रहती थी, एंड दे बोथ ट्राई टू एक दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश करते रहते थे। और इन फैक्ट सम मुगल्स बिकेम सो पावरफुल, मतलब पहली बार हिस्ट्री में इतना वर्स्ट पॉसिबल ह्यूमिलिएशन हुआ कि किसी नोबल ने मुगल एम्परर को मरवा दिया या ब्लाइंड कर दिया। यस, इट हैड हैपेंड ड्यूरिंग फारूक सियार और आलमगीर II को उन्हीं के नॉबल्स ने असैसिनेट करवा दिया। एंड देन अगेन अहमद शाह को एंड शाह आलम II को दे वर ब्लाइंडेड बाय देयर ओन नॉबल्स। सो कैन यू इमेजिन के नॉबल्स जब भी मौका मिलता तो वो कितने पावरफुल हो जाते थे कि दे इवन वो अपने किंग को ही गिरा देते थे। दे वर द किंग मेकर्स बेसिकली, राइट। सो जब भी कोई वीक मुगल एम्परर आता था रूल में, तो जो मेजर पावर थी वो नॉबल्स के पास होती थी एंड नॉट द मुगल्स। देन इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। अब कैसे कैसे इमर्ज हुई और कहाँ इमर्ज हुई? बेसिकली 3 मेजर इंडिपेंडेंट स्टेट्स इमर्ज हुई थी उस टाइम पे जब मुगल अथॉरिटी जो है वो वीक हो रही थी। फर्स्ट वाज अवध, बंगाल एंड हैदराबाद, right? There were other kingdoms also, there were other rulers also like the Sikhs, the Jats and the Rajputs, जो हम आगे पढ़ेंगे। बट अगर स्टेट्स की बात करें तो ये 3 स्टेट्स दे इमर्ज इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग मुगल ओनली। जैसे ही मुगल्स की पावर वीक होती गई तो ये एक्सट्रीमली पावरफुल होते गए और दे ब्रोक अवे विद द फॉर्मल सिस्टम ऑफ द मुगल्स और द अथॉरिटी ऑफ द दिल्ली। नाउ दी स्टेट्स, ये स्टेट्स क्या करती थी? अगर हम अवध की, बंगाल की और हैदराबाद की बात करें, सो दे वर वेरी डिप्लोमैटिक in asserting their authority. कैसे? They did not break their formal ties with the मुगल्स। मुगल एम्परर से फॉर्मल टाइज नहीं ब्रेक की, बट एक सीक्रेटली और यू कैन से एक ऑटोनॉमस तरीके से, एक डिप्लोमैटिक तरीके से मैन्युपुलेट करके अपनी अथॉरिटी को असर्ट किया। वहाँ के जो लोग थे वो इनको ऑब्लाइज करते थे रादर देन ऑब्लाइजिंग टू द मुगल एम्परर, राइट। सेकेंड थिंग, दी स्टेट्स that had enjoyed considerable independence under the Mughals as Watan Jagirs, like Rajput principalities.
मुगल्स के टाइम पे मुगल्स देवर मोस्टली सेक्युलर इन देयर अप्रोच, तो वो लोग रिलीजन नहीं देखते थे या कास्ट नहीं देखते थे वाइल गिविंग अथॉरिटी ऑफ सर्टेन लैंड्स एज रेवेन्यू कलेक्टर्स और एज जागीरदार्स और एज मनसबदार्स। तो कुछ राजपूत्स को, सिख्स को, जाट्स को, इनको जब मनसबदार्स बनाया जाता था तो दे वर गिवन द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू एंड दिस वॉज कॉल्ड वतन जागीर। उसके रिटर्न में इनको वतन जागीर दी जाती थी। वतन जागीर मतलब द लैंड बेसिकली दैट वाज गिवन टू देम। देन द लास्ट ग्रुप इंक्लूडेड, तो पहला ग्रुप हमने देखा अवध, बंगाल और हैदराबाद का। सेकंड ग्रुप था हमारा राजपूत ग्रुप, जिनको एज वतन जागीर दी जाती थी इन लीवे ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन। थर्ड द लास्ट ग्रुप वॉज मराठा, सिख एंड द जाट्स। दे सीज देयर इंडिपेंडेंस आफ्टर अ लॉन्ग ड्रॉन आर्म्ड स्ट्रगल। तो तीसरे इन लोगों ने क्या किया, ये ग्रुप बेसिकली द रिबेलियन ग्रुप हुआ करता, जिन्होंने आर्म्ड स्ट्रगल को यूज किया एज अ मीन्स टू असर्ट देयर अथॉरिटी। सो दीज वर द थ्री टाइप्स ऑफ प्रिंसिपैलिटीज दैट इमर्ज्ड इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग द मुगल्स। अब ओल्ड मुगल प्रोविंसेस की बात करते हैं कि अवध, बंगाल और हैदराबाद को रूल कौन करते थे। तो सबसे पहले दे वर फाउंडेड बाय मेंबर्स ऑफ हाई मुगल नोबिलिटी। जो मुगल नोबल्स थे, मुगल्स के टाइम पे जो नोबल्स थे, उन्होंने ही इन तीन प्रिंसिपैलिटीज को फाउंड किया था। लाइक द अवध वॉज फाउंडेड बाय सादत खान, बंगाल वॉज फाउंडेड बाय मुर्शीद कुली खान एंड Hyderabad was founded by Asaf Jah. They basically held the mansabdari positions in their respective states, which eventually became independent. तो धीरे धीरे ये मुगल को ऑब्लाइज करना बंद कर दिया इन्होंने एंड दे स्टार्टेड असर्टिंग देयर ओन अथॉरिटी। तो स्टार्ट करते हैं हैदराबाद से कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हैदराबाद ग्रू इनटू इंपॉर्टेंस एंड इंडिपेंडेंस। सो इट वाज अंडर द रूल ऑफ निजाम उल मुल्क आसफ जा। ही वाज नोन एज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट। ये बहुत ही पावरफुल थे और फारूक सियार के कोर्ट के टाइम पर ही वाज अ मनसबदार ओनली। फिर इनको गवर्नरशिप दे दी गई अवध की और डेक्कन की। धीरे धीरे ये एडवांटेज लेते गए ऑफ द वीकनिंग ऑफ द रूल ऑफ मुगल्स। जैसे ही टर्मोइल में होता था, जैसे ही मुगल एम्पायर कोई डिफिकल्टी फेस करता, टर्मोइल में होता, अपने बैड पीरियड में होता, सो दे टुक एडवांटेज ऑफ दिस वेरी टाइम एंड बिकेम एक्चुअल रूलर ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। असफ जाह के पास स्किल्ड सोल्जर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे जो कि बैकबोन होते हैं बेसिकली। अगर आपके पास एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन है और पावरफुल मिलिट्री है, देन यू कैन रूल एनीवेयर। आप अपनी टैक्टिक्स यूज करके और आप अपनी अथॉरिटी को असर्ट कर सकते हो एनीवेयर, राइट। सो जो असफ जाह थे, ऑल्दो ही वाज अ सर्वेंट ऑफ द मुगल एम्परर, बट ही रूल्ड क्वाइट इंडिपेंडेंटली विदाउट सीकिंग एनी डायरेक्शन। तो धीरे धीरे जो अथॉरिटी थी, जो डायरेक्शंस थी, जो मॉनिटरिंग थी मुगल्स की, वो कम करते गए और अपनी अथॉरिटी ज़्यादा एक्सरसाइज करते गए। इस तरीके से ग्रेजुअली दे बिकेम इंडिपेंडेंट, राइट। नाउ हैदराबाद जो था, they stayed constantly engaged in the struggle against the Marathas to the west and तेलुगुज, जो तेलुगु वॉरियर चीफ थे जिनको नायकाज भी बोलते थे, ड्यूरिंग द विजयनगर एंड बहामनी किंगडम वॉरियर चीफ्स को नायकाज बोला जाता था। तो हैदराबाद जो था वो कॉन्टिन्यूस एक उसमें था, एक लड़ाई में था विद मराठाज एंड दीज नायकाज। हाउएवर इवेंचुअली दे वर ऑल्सो चेक्ड बाय ब्रिटिश। तो इन तीनों से हैदराबाद को थ्रेट था। हाउएवर स्टिल हैदराबाद बिकेम विक्टोरियस। उसके बाद बात करते हैं अवध की। अवध, एज वी ऑल नो, वाज रूल्ड बाय बुरहानुल मुल्क सादत खान, हु वाज अ सूबेदार ओनली इन द मुगल आर्मी। Basically, they used the similar methods and tactics to assert their authority. इन तीनों स्टेट्स ने सिमिलर ही टैक्टिक्स का यूज़ किया, डिप्लोमेटिक मीन्स का यूज़ किया, मैन्युपुलेट करके कैसे अपने पास रेवेन्यू, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल धीरे धीरे खुद का बनाते गए और मुगल्स की अथॉरिटी को इरोड करते गए। इस तरीके से दे इमर्ज्ड एज द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। तो अवध के साथ भी सिमिलर ही चीज़ हुई। अवध एक काफ़ी प्रॉस्परस रीजन था जो प्रेजेंट डे गंगा रीजन के पास आता था। गंगा प्लेन जो है वो इट लाइड ऑन द मेन ट्रेड रूट पे लाई करता था वो between North India and Bengal, and this Sadat Khan, he held the combined offices of Subedari, Diwani and Faujdari, military, revenue and administrative तीनों functions जो थे वो सादत खान के पास थे।
राइट. सो ही ट्राइड टू डिक्रीज मुगल इन्फ्लुएंस. इन्होंने क्या किया, जो जागीरदार थे उनको रिड्यूस करते गए और जागीर का साइज भी छोटा करते गए. एंड ही अपॉइंटेड हिज ओन लॉयल पीपल टू द सेम पोजीशंस. राइट. सो इन दिस वे जो इनके लॉयल सर्वेंट्स थे, अब वो लॉयल्टी तो इनके प्रति शो करेंगे ना कि मुगल एम्परर के प्रति. तो इस तरीके से मुगल एम्परर के जो सोल्जर्स थे या फिर जो सर्वेंट्स थे उनको हटा दिया गया और अपने लॉयल पीपल को अपॉइंट कर दिया गया, विच ऑब्लाइज टू द सादत खान ओनली एंड नॉट टू मुगल एम्परर. तो इस तरीके से जो था वो अवध को भी इंडिपेंडेंट मिल गई. अवध गॉट इंडिपेंडेंट अंडर सादत खान. एंड ही ऑल्सो यूज्ड रेवेन्यू फार्मर, जिनको इजारदार बोलते हैं. अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट आती है, इजारदार. दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी. तो इजारदार किनको बोलते हैं? रेवेन्यू फार्मर्स. रेवेन्यू फार्मर्स, इनके साथ क्या किया जाता था? दे वर गिवन अ फिक्स सम ऑफ मनी. ये बोलते थे कि हम फिक्स सम ऑफ मनी देंगे आपको इतने लैंड के लिए. राइट. तो जिन पीजेंट्स के पास उतनी लैंड नहीं होती थी, दे यूज्ड टू बोरो फ्रॉम द मनी लैंडर्स एंड द बैंकर्स. बैंकर जो थे वो उनको लोन दे देते थे. एंड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम वेयर इन द पीजेंट्स आर नॉट एबल टू पे इनफ सम ऑफ मनी और नॉट एबल टू रीपे बैक द लोन, तो उनकी लैंड जो थी वो ट्रांसफर हो जाती थी मर्चेंट्स, मनी लैंडर्स या फिर बैंकर्स को. तो इस तरीके से ये सिस्टम चलता था. Then we talk of Bengal. Bengal be gradually broke away from Mughal Empire only during मुर्शीद कुली खान, जो एक नायब डिप्टी गवर्नर के रूप में काम करते थे इन द मुगल आर्मी, इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन ओनली. ही कमांडेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट. तो इन्होंने क्या किया, जैसे जैसे मुगल इन्फ्लुएंस बंगाल में कम होती गई, ही ट्रांसफर, जो मुगल्स के जागीरदार थे उनको ओडिशा भेज दिया और अपने लोगों को अपॉइंट कर दिया वहां पे. नाउ ही गॉट द अथॉरिटी ऑफ द पीपल. लोगों जो वहां पे अपॉइंट किए इन्होंने अपने लॉयल जागीरदार, तो वो तो किनको ऑब्लाइज करेंगे? वो इनको ऑब्लाइज करेंगे, ना कि मुगल एम्परर को, क्योंकि जो मुगल्स के प्रति लॉयल थे उनको तो ओडिशा ट्रांसफर कर दिया. एंड नाउ द रेवेन्यू कलेक्शन जो था वो स्ट्रिक्टली कलेक्ट किया जाता था. अगर पीजेंट्स के पास नहीं था, सो दे यूज्ड टू बोरो. सिमिलर सिस्टम ओनली ऑन द सिमिलर लाइंस. इस तरीके से बंगाल ऑल्सो बिकेम इंडिपेंडेंट अंडर मुर्शीद कुली खान. तो इस तरीके से तीनों प्रिंसिपैलिटीज जो थी वो इंडिपेंडेंट हो गई अंडर वेरियस rulers. Now there were several common features between all these three principalities. पहला common feature था जागीरदारी सिस्टम. They used the जागीरदारी सिस्टम to assert their authority. अपने जागीरदार, या तो ये खुद जागीरदार या मनसबदार थे, या फिर जो ये लोग अपॉइंट करते थे उनकी जो लॉयलिटी थी उनको ट्रांसफर कर दिया था और अपने लॉयल सर्वेंट्स को अपॉइंट कर दिया था. सेकेंड जो था वॉज द all three regimes contracted with the revenue farmers, जिनको इजारदार बोलते थे, which was otherwise disapproved by मुगल्स. के अगर कोई लैंड रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहा है, कोई पीजेंट नहीं दे पा रहा है, तो उसको उसकी लैंड से एविक्ट ना किया जाए. बट दे यूज्ड सर्टेन स्ट्रिक्ट मेथड्स टू एविक्ट द पीजेंट्स हु वर नॉट एबल टू पे द रेलेवेंट revenue. The third similarity was the emerging relationship with the rich bankers and merchants, जो कि लोन देते थे. एंड इस तरीके से जब रूलर्स की और मर्चेंट्स की रिलेशनशिप इमर्ज हुई, सो दिस क्रिएटेड अ न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर. तो ये तीन सिमिलैरिटीज थी उन तीनों स्टेट्स के अंदर जो इंडिपेंडेंट हुई, अवध, बंगाल एंड हैदराबाद. नाउ लेट्स टॉक ऑफ द राजपूत्स. राजपूत्स मोस्टली ऑब्लाइज करते थे टू द मुगल्स, एक्सेप्ट मेवाड़, जो ओनली राजपूत स्टेट था विच डिफाइड मुगल अथॉरिटी अंडर राणा प्रताप, विच टाइम एंड अगेन फॉट अगेंस्ट द मुगल्स. तो राजपूत्स जो थे दे सर्व्ड अंडर द मुगल्स एज एंड दे गॉट द वतन जागीर्स इन रिटर्न. मुगल्स को सर्व करते थे वो एज जागीरदार्स और मनसबदार्स, एंड इन रिटर्न दे गॉट देयर वतन जागीर्स. फॉर एग्जाम्पल एम्बर एंड जोधपुर. So Vatan Jagirs was nothing but the autonomy in their respective land. Now they attempted to extend their control over the adjacent areas. तो एग्जाम्पल देखते हैं.
जैसे राजा अजीत सिंह जो थे जोधपुर के, ही ट्राइड टू असर्ट हिज, ही हेल्ड द गवर्नरशिप ऑफ गुजरात, एंड राजा सवाई जयसिंह जो थे एम्बर के जो राजा थे, ही वॉज मेड द गवर्नर ऑफ मालवा। तो इन दोनों को ये प्रिंसिपैलिटीज दी गई थी गवर्न करने के लिए, इनको गवर्नर बनाया गया था बेसिकली। नाउ नागौर जो था वो जोधपुर के अंडर आ गया था और बूंदी जो था वो एम्बर के अंडर आ गया था। राजा सवाई जयसिंह के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही मेड जयपुर एज हिज कैपिटल एंड ही वाज फेमस फॉर हिज एस्ट्रोनॉमिकल वर्क्स। इन्होंने 5 जंतर मंतर बनाए थे या फिर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। कहाँ पे? दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में और वाराणसी में। ये याद रखेंगे। दीज वर नथिंग बट टू स्टडी द, दीज वर इंस्ट्रूमेंट्स टू स्टडी द हेवनली बॉडीज। तो राजा सवाई जयसिंह के बारे में ये चीज याद रखेंगे। नाउ लेट्स टॉक ऑफ द सिक्स। एज वी ऑल नो, हमने पिछली क्लासेस में किया था कि बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी सिक्स जो थे वो अपने आप को एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ग्रुप करने लगे थे, विच वॉज कॉल्ड द खालसा और द खालसा पंथ। क्योंकि इनको पॉलिटिकली अपनी अथॉरिटी और अपनी ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करना था, दैट इज वाई दे ग्रुप देमसेल्व्स इन द पॉलिटिकल कम्युनिटी विच वॉज कॉल्ड द खालसा। सेवरल बैटल्स, काफी बैटल्स हुई अंडर गुरु गोबिंद सिंह अगेंस्ट द राजपूत्स, द मुगल्स। देन अगेन बाबा बंदा बहादुर जब लीडरशिप में आए, फिर से लड़ाइयाँ हुई थी काफी ज्यादा। इनफैक्ट इन्होंने अपनी अथॉरिटी को क्लेम करने के लिए कॉइन्स भी मिंट कराए थे ऑन द नेम ऑफ गुरु नानक एंड गुरु गोबिंद सिंह। तो इनके टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही एफिशिएंट था एंड इनका जो पॉलिटिकल कंट्रोल था, इनका जो ज्योग्राफिकल कंट्रोल था वो आता था सतलुज से जमुना के बीच में। बट अनफॉर्चुनेटली बाबा बंदा बहादुर वॉज कैप्चर्ड इन 1715 और नेक्स्ट ईयर उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। द स्टोरी डजंट एंड हियर, यहाँ पे खत्म नहीं होती। उसके बाद क्या हुआ? सिक्स ने अपने आप को बैंड्स में ऑर्गेनाइज किया, वेरियस बैंड्स को, जिनको बोला जाता था जथाज। इसमें क्या करते थे ये लोग? हर साल अमृतसर में मिलते थे दिवाली पे और बैसाखी पे, एंड दे यूज्ड टू टेक द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस कलेक्टिवली, जिसको बोलते थे राखी। राखी एक सिस्टम होता था जहां पे ये लोग प्रॉमिस करते थे टू प्रोटेक्ट द कल्टीवेटर्स इन लीवे ऑफ 20% ऑफ टैक्स। कल्टीवेटर्स को प्रोटेक्ट करेंगे अगर वो 20% टैक्स अथॉरिटीज को, सिख अथॉरिटीज को पे कर रहे हैं तो। एंड दिस सिस्टम वाज कॉल्ड राखी। अब जो खालसा पंथ था या जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था सिक्स का, इट वाज अ वेल नेट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही वेल थॉट आइडिया था ये। सक्सेसफुल रेजिस्टेंस दी इन्होंने मुगल्स को एज वेल एज अहमद शाह अब्दाली को। इवेंचुअली इन्होंने अपना सॉवरन रूल बना लिया था बाय शोइंग इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, बाय मिंटिंग देयर ओन कॉइन, बाय देयर वेरियस स्टेप्स, जिसके अंदर कि ये खुद अपने डिसीजंस लेते थे और लोग इनको एलाइज भी करते थे और ये काफी पावरफुल भी बन गए थे। देन सिख टेरिटरीज इवेंचुअली बढ़ती गई, एक्सपेंशन होता गया सिख किंगडम का। और लेट 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो बाय दिस टाइम इनका किंगडम आता था फ्रॉम इंडस टू यमुना। हाउएवर इट वाज डिवाइडेड, मतलब जो इंडस और यमुना के बीच में किंगडम आते थे उनको वेरियस रूलर्स रूल करने लगे थे। हाउएवर रणजीत सिंह ने उन सबको यूनाइट किया था एंड ही मेड हिज कैपिटल एट लाहौर। तो सेंट्रलाइज किया था बेसिकली जो डिवीजन थी सिख एम्पायर के अंदर। किसने किया था? राजा रणजीत सिंह ने। ही इज वेरी फेमस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मराठास। तो मराठा किंगडम सबसे पहले इट वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ शिवाजी। शिवाजी जो कि 17th सेंचुरी में 1730 में पैदा हुए थे। इनके फादर का नाम था शाहजी भोसले और इनकी मदर का नाम था जीजाबाई। शिवनेरी फोर्ट में ये पैदा हुए थे एंड ही कैरिड आउट करियर ऑफ कॉन्क्वेस्ट। बचपन से ही उन्होंने कॉन्क्वेस्ट का करियर स्टार्ट कर दिया था। देन ही बिकेम अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द मराठास। बीजापुर मुगल्स सबको इन्होंने रेजिस्टेंस दी, सबको इन्होंने अच्छा वो दिया, रेजिस्टेंस दी। देन इनका नॉट ओनली मिलिट्रीली ही वॉज पावरफुल बट ही मेड अ एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। बहुत ही इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन था, रेवेन्यू कलेक्शन था, डिसेंट्रलाइज सिस्टम था इनका, विच मेड हिम अ लेजेंडरी लीडर इवेंचुअली। हाउएवर
शिवाजी की डेथ के बाद द किंगडम गॉट डिवाइडेड इनटू वेरियस ब्राह्मणास, और अलग अलग रीजन में अलग अलग रूलर्स रूल करने लग गए थे, एंड पूना बिकेम द कैपिटल ऑफ द मराठा किंगडम। तो इनकी डेथ के बाद पेशवा सिस्टम आ गया था, राइट। उनसे पहले हाउएवर उनके टाइम पर देयर वर अष्ट प्रधान दैट वर देयर इन शिवाजीज एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक योर वॉरियर फैमिलीज को बोला जाता था देशमुख्स, पीजेंट पेस्टोरलिस्ट को बोला जाता था कुनबी, दे प्रोवाइडेड द बैकबोन। अब एक बात बताओ, शिवाजी को लड़ने के लिए ही नीड अ पावरफुल फोर्स कहां से आएगी? या तो आप मिलिट्रीली ऑर्गेनाइज करो अपने लोगों को, या फिर यू टेक द हेल्प ऑफ द पीजेंट्स, जो पेस्टोरलिस्ट पीजेंट्स हैं ऑलरेडी, या जो वॉरियर चीफ हैं, जो सोल्जर्स हैं, जो यंग ब्लड है, उनको आप ऑर्गेनाइज करो और उनको लेके आप फाइट करो। सो दैट्स व्हाट ही डिड, दैट इज व्हाई ही कैरिड आउट अ इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगेंस्ट द वेरियस रूलर्स ऑफ मुगल्स एज वेल एज बीजापुर। और शिवाजी के जो वो थे गुरु थे वो रामदास थे। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट मराठा लीडर दैट emerged legendary was Bajirao I. I hope everybody has seen Bajirao Mastani. So it was Bajirao I, जो जिनको बाजीराव मस्तानी में दिखाया हुआ है। He also under him मराठा रूल जो था वो काफी एक्सपैंड हुआ था, especially beyond the Vindhyas, and there were several campaigns that were carried out by the Bajirao I in Malwa, Bundelkhand, Gujarat and against the Portuguese. Now if we say कि between 1720 to 1761 मराठास जो थे वो काफी एक्सपेंशन हुआ था उनका, स्पेशली अंडर मालवा एंड गुजरात, बहुत सारी जगह सीज कर ली थी, इनफैक्ट टिल साउथ इंडिया ऑल्सो। इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्मली वो हर रीजन को कंट्रोल करते थे, हाउएवर तेलुगु, तमिल, बंगाल, पंजाब, यहाँ तक इनफैक्ट इवन दिल्ली तक भी, दिल्ली के एडजेसेंट एरियाज तक भी मराठास का इन्फ्लुएंस था। एवरीबडी एक्सेप्टेड देयर सॉवरेनिटी इन द फॉर्म ऑफ गिविंग सर्टेन ट्रिब्यूट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, and there were two types of taxes that were levied by मराठास, चौथ एंड सरदेशमुखी। चौथ होता था 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू प्रोड्यूस्ड, 25% आपको देना पड़ेगा जितना भी लैंड रेवेन्यू है, एंड सरदेशमुखी होता था अराउंड 10%, 9 to 10%, ऑन विच मराठास क्लेम्ड देयर हेरिडिटरी राइट्स बट विच वॉज अदरवाइज अंडर द मुगल्स। देन लाइक आई टोल्ड यू कि दिल्ली को रेड करने के बाद राजस्थान, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, पंजाब, इनफैक्ट तेलुगु और तमिल तक भी मराठास का इन्फ्लुएंस था। तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा? आप हर किसी के किंगडम में इंटरफेयर करोगे, आप वहां पे जाके अटैक करोगे, कॉन्कर करने की कोशिश करोगे, इलीगली टैक्स कलेक्ट करोगे, तो वहां के रूलर्स क्या करेंगे? हॉस्टाइल हो जाएंगे टुवर्ड्स यू। दिस वाज व्हाट हैड हैपेंड विद द मराठास। मराठास के प्रति मोस्टली रूलर जो थे वो अगेंस्ट हो गए थे, दे had hostile sentiments towards the Marathas, and which was seen in the form of Third Battle of Panipat. Nobody supported the Marathas during Third Battle of Panipat. जब अहमद शाह अब्दाली ने इनके साथ फाइट करी थी तो किसी ने इनको सपोर्ट नहीं किया था। However, they had a excellent administrative system. एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, एनकरेज किया जाता था, ट्रेड रूट्स को रिवाइव किया गया था, एंड इन दिस वे they had इन्होंने काफी ज्यादा वेल्थ और रिसोर्सेज इस तरीके से इकट्ठा कर ली थी जिससे कि ये एडमिनिस्ट्रेशन अपना कैरी आउट करते थे। हाउएवर दे गॉट डिवाइडेड इवेंचुअली, लाइक आई टोल्ड यू, ग्वालियर में रूल करते थे सिंधियास, बड़ौदा में रूल करते थे गायकवाड़, भोसले थे नागपुर के अंदर, देन उज्जैन वॉज अंडर सिंधियास एंड इंदौर वॉज अंडर होलकर्स। तो ये याद रखेंगे, मैच द फॉलोइंग में इफ यूपीएससी आस्क देन यू शुड बी एबल टू आंसर। सो दिस वॉज योर अबाउट मराठास के टाइम पे ट्रेड भी बहुत ही अच्छी हो गई थी। चंदेरी सिल्क जो फेमस है, आई होप वी आर अवेयर ऑफ चंदेरी सिल्क, तो वो भी इनके टाइम पे फ्लॉरिश किया था काफ़ी ज़्यादा, और ट्रेड रूट्स भी एक्सपैंड हुए थे। जो अर्लियर आगरा और सूरत के बीच में ट्रेड रूट था, बट वो पूना और नागपुर को भी अब इन्वॉल्व कर लिया था। Now let's talk of Jats. Jats were the prosperous farmers only which became independent during Mughals only. Mughals के टाइम पे इंडिपेंडेंट हुए थे under Churaman in the late 17th and 18th century. West of Delhi
को डोमिनेट करते थे ये, दे बिगैन डोमिनेटिंग द रीजन टू द वेस्ट ऑफ दिल्ली एंड आगरा। और इनकी जो प्रिंसिपैलिटी थी या प्रिंसिपल अथॉरिटी थी दैट लाइड इन पानीपत एंड बल्लभगढ़ अंडर सूरजमल। सूरजमल बिकेम द prominent जाट ऑफ एट दैट टाइम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल्स। भरतपुर से रूल करते थे सूरजमल एंड ही इज फेमस फॉर हिज, इनका रूल ऑल्दो शॉर्ट लिव्ड हाउएवर वेरी पावरफुल एंड एक्सेलेंट। देन इनके बेटे जवाहर शाह थे जिन्होंने अलग अलग ट्रूप्स कलेक्ट किए थे, अलग अलग ट्रूप्स को इकट्ठा किया था बेसिकली। एंड वन ऑफ द प्रोमिनेंट इंसिडेंट वॉज के सूरजमल के टाइम पे जब नादिर शाह ने इन्वेड किया तो पीपल टुक रिफ्यूज इन द सूरजमल्स कोर्ट, सो ही हेल्प्ड पीपल टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द wrath ऑफ नादिर शाह। भरतपुर में जो फोर्ट है इट डेट्स बैक टू सूरजमल ओनली। देन इलेबोरेट गार्डन्स भी बनाए थे ऑन द स्टाइल ऑफ मुगल्स, ऑन द स्टाइल ऑफ आगरा ऑल्सो। So these were the principal independent kingdoms that arose to power during the Mughals. मुगल एम्पायर जब डिक्लाइन हुआ तो इंडिपेंडेंट किंगडम्स जो थे वो अरोज हुए पावर में। एट द सेम टाइम वर्ल्ड में क्या चल रहा था, वी आर टॉकिंग ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में दो प्रोमिनेंट रेवोल्यूशंस हुए, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन, विच शूक द वेरी कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, विच गेव एक नया पिक्चर और एक नए पॉलिटिकल राइट्स और एक नई इंसाइट्स दी जिसने वर्ल्ड को टू सी ऑर्डिनरी पीपल और कॉमन मैन थ्रू डिफरेंट आइज। राइट्स की बात हुई पहली बार, गवर्नमेंट की बात हुई, गवर्नमेंट बाय कंसेंट की बात हुई, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई। तो इस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन ने काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल चेंजेस लाए और इनकी लेगेसी आज भी याद करी जाती है। डेमोक्रेटिक राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड American constitution is considered as one of the earliest constitutions of the world. So this was our chapter all about